हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मैं नितिन दीक्षित सर दोबारा आप सभी के सामने आपका अपना चैनल ड्रीम टॉपर चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। यह हमारी सेकंड वीडियो है। आपने हमारी फर्स्ट वीडियो को काफ़ी अपना प्यार सम्मान दिया, उसके लिए हम पूरा चैनल पूरी टीम आपके लिए ग्रेटफुल थैंक करते हैं। नाउ आज जो मैं अपने बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चों को क्लास देने वाला हूँ वो है कंपनी एक्ट यूनिट फर्स्ट में। जो CCS में सिलेबस है उसमें पहला टॉपिक यूनिट में टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ठीक है डियर फ्रेंड, कंपनी एक्ट 2013 है क्या, इसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में आप सभी को बताया था कि जो पहले कंपनी एक्ट चलता था वो 1956 एक्ट चलता था। ठीक है स्टूडेंट, नाउ आज हम जो इसमें स्टडी करने वाले हैं वो है कंपनी एक्ट 2013। कंपनी 2013 जो एक्ट है, सबसे पहले वो लोकसभा में 18 सितंबर 2012 एंड राज्यसभा में 8 अगस्त को पारित हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय ने इसको ग्रांटेड किया और 30 अगस्त से ये बिल अटेंडम होकर कंपनी एक्ट 2013 बना। मैं यहाँ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आप सोच रहे होंगे कि इस एक्ट में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति का कहाँ से डिस्कशन आ गया। तो डियर स्टूडेंट, ये सर्वविदित हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कोई भी एक्ट आता है वो सबसे पहले लोकसभा में पारित होता है। लोकसभा में पारित होने से मतलब नहीं कि वो आया और पारित हो गया। अभी तक जितने बिल आए हैं, क्या वो फूड सिक्योरिटी बिल रहा हो, सेबी एक्ट रहा हो, कंपनी एक्ट रहा हो, एम्प्लॉय एक्ट रहा हो, जितने भी एक्ट होते हैं वो सबसे पहले लोकसभा में आते हैं, उन पे डिस्कशन होता है। डिस्कशन में जितने मेंबर्स हैं उनका अप्रूवल होने के बाद वो बिल राज्यसभा में जाता है। वहाँ पे फिर इस पे अगेन डिस्कशन होता है। जब दोनों राज्यसभाओं की सहमति बन जाती है, वो महानिधि राष्ट्रपति के पास वो बिल जाता है, वहाँ पे वो अप्रूवल होता है। अप्रूव होने के बाद वो कंट्री में लागू होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अभी भी सोचने होगा कि ऐसा क्यों होता है। ऐसे इसलिए होता है कि जो भी कोई बिल होता है उस पर काफ़ी रिसर्च की जाती है, काफ़ी सोचा जाता है, सबके उसमें अपने सुझाव होते हैं और उनको पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। आप किसी भी बिल की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको ये चीज़ सामने आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो एक्ट है इसकी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि ऑलरेडी जब 1950 एक्ट चला था 56, तो हमने इसको क्यों आगे ले गया या क्यों इसको मॉडर्नाइजेशन किया गया? सिंपल एंड डेट, कोई भी चीज़ नहीं आती है तो जाहिर सी बात है कि पुरानी चीज़ों को देखते हुए अगर हमें वहाँ कमियाँ दिखती हैं या हमें और कुछ सुधार की ज़रूरत होती है तो हम उसको मॉडर्न अप करते हैं। ऐसे ही हमने इस एक्ट के साथ किया। वो क्या किया? टू डेवलप द इकोनॉमिक बाय इंक्रीजिंग एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने बोला कि टू डेवलप द इकोनॉमिक बाय इंक्रीजिंग एंटरप्रेन्योरशिप। आप सभी जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था जब बढ़ती है, जब देश के जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितनी कंपनीज हैं, उनको इंक्रेज किया जाए, उन्हें बिजनेस के लिए ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए कि जिससे वो आसानी से बिजनेस कर सकें। और जब उनका बिजनेस प्रॉफिट में जाता है तो सीधा सीधा टैक्स के रूप में जो उसकी इनकम होती है वो गवर्नमेंट पर जाती है। तो यहाँ सीधा सा सवाल उठता है कि इस एक्ट के साथ उनको वो सुविधा दी गई कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर इसका एडवांटेज ले सकें, इसको यूज कर सकें और इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी इकोनॉमिक बढ़ती है। फिर सेकंड था क्रिएटिंग सिंपलिसिटी इन द फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंपनी। जो हमारी कंपनी चलती है या हमारी कंपनी की शुरुआत होती है या इस्टेब्लिशमेंट होता है तो उसमें सारी बात ये होती है कि जब कंपनी होती है, कंपनी कोई छोटी चीज़ तो होती नहीं कि आपने बोला और कंपनी खुल गई। लेकिन क्या है, जब उसको गोइंग ऑन करते हैं, उसको चलाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके लिए उसका फॉर्मेशन है किसी चीज़ को बनाना, ठीक है, मेंटेनेंस उसको स्थायी रूप से चलाना। तो प्रक्रिया इतनी सरल होनी चाहिए कि अगर कोई बंदा कंपनी खोलता है, खोलने के बाद उसे इन फ्यूचर में कोई दिक्कत या परेशानी की सामना ना करना पड़े। तीसरे इसमें पॉइंट है टू इंक्रीज एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि आपने पहले कंपनी देखा, आपने पहले बिजनेसमैन को प्रोत्साहन किया, फिर आपने उसको इंक्रीज किया। इंक्रीज के बाद आप क्या देख रहे हैं कि वो उस चीज़ को कैसे गोइंग ऑन करेगा। तो उसके लिए इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होती है? एक तरह की समिति होती है जो उसको वॉच करती है कि जो प्रोटोकॉल्स या जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए एक्ट के थ्रू वो हमारी कंपनी फॉलोअप कर रही है नहीं करती। इसी के साथ क्या होता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओ होते हैं, उन सभी को वो रूल एंड रेगुलेशन फॉलोअप करने पड़ते हैं जो इस एक्ट के अंदर
आते हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जो आप ये सभी पढ़ रहे हैं, बात कंपनी एक्ट 2013 की हो रही है, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे कंट्री में स्मॉल इंडस्ट्रीज़, बिग इंडस्ट्रीज़, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें इस एक्ट को फॉलो करना पड़ता है। यस, आगे हम बता रहे थे जो कंपनी एक्ट है 2013, इसके की फीचर्स क्या होते हैं और उनका हम कंपैरिजन करेंगे 1956 एक्ट के साथ 2013 का। नाउ डियर स्टूडेंट, आगे देखिए आप, 13 चैप्टर इन 1956, 29 चैप्टर इन 2013 कंपनी एक्ट। मतलब पहले तो आप ये समझिए चैप्टर यहाँ क्या कहा गया है। चैप्टर का मतलब है अध्याय। 1956 एक्ट जो था उसके अंदर 13 अध्याय थे और उनको आगे जोड़ के 29 किया गया 2013 के अंदर। अध्याय जो चैप्टर होता है, चैप्टर में अपना जितनी भी चेंजिंग होती हैं वो सारी चीज़ें इनमें होती है, तो उनकी संख्या अब 13 से बढ़ाकर 29 कर दी गई है, जो पहले 13 थी। इसी तरह पहले 1956 में जो सेक्शन थे वो थे 658 और नए सेक्शन में आगे हैं 2013 में 470 यानी 470। अब यहाँ सेक्शन से मतलब क्या है? सेक्शन से मतलब है अनुभाग, यानी ये इतना बड़ा एक्ट है, इसके अंदर आप ये देखिए इसको इतना विस्तृत रूप में किया गया है। जहाँ हम एक बात कह रहे हैं इसके छोटा करने की, जहाँ इसको छोटा करने की जरूरत पड़ी वहाँ छोटा किया गया है। जहाँ इसको बताना है कि पूर्ण रूप से किसी को परेशानी न हो, इस एक्ट के बारे में सारी वो चीज़ें रखी गई हैं जो एक बिजनेसमैन को नीड होती है कि उसे पता होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में इसमें क्या था, 1956 एक्ट के अंदर 15 शेड्यूल और 2013 के साथ 7 शेड्यूल। अब शेड्यूल का क्या होता है? शेड्यूल को हम क्या कहेंगे? शेड्यूल होता है हमारे कार्यक्रम। इन सब का एक लीगल टर्म है, आप यहाँ कंफ्यूज ना हो। चैप्टर भाग हुआ, सेक्शन क्या है आपका? अनुभाग, और शेड्यूल क्या है आपका? कार्यक्रम। तो ये जो एक्ट है 1956, मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, शायद अभी जो मेरी ये वीडियो देख रहे हो फर्स्ट टाइम, तो मैं बताना चाहूँगा जो 1956 एक्ट था वो काफ़ी बड़ा था और उस समय जो चीज़ें चलती थी उसको लेके वो बनाया गया था। ठीक है, आगे चीज़ें चलती रहीं, लेकिन जो जो हमें चीज़ें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तब हमने अपना नया एक्ट लाए, कंपनी एक्ट 2013। मेरे न्यू व्यूवर्स जो देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा एक्ट की ज़रूरत क्या पड़ती है। एक्ट की ज़रूरत ये पड़ती है कि अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो वो लॉफुल हो, न्यायिक हो, समाज की दृष्टि से सही हो। हमें न्याय की क्यों ज़रूरत पड़ती है कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं वो सामाजिक अप्रूव हो। अगर आप कहीं से पैसा कमा रहे हैं तो वो भी लॉफुल हो, ये नहीं कि आपने सपोर्ट डेट कहीं किसी को धोखा दे दिया, उससे पैसे कमा लिए, तो वो लॉफुल ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ। ऐसी कंपनी में है कि आप जो भी इसमें रूल रेगुलेशन प्रैक्टिस दिखाएंगे वो लॉफुल होने चाहिए, जो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत आ रही हैं। आगे जब हम इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे तो आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कंपटीशन एक्ट है, अभी तो वो तो काफ़ी आगे की बात है, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि हम कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कर सकते जो कॉर्पोरेट में ना हो और हमने वो कर दी हो। उसे बोलते हैं अनट्रेड प्रैक्टिस, कि जो चीज़ कही नहीं गई है, व्यवहार में नहीं है, आपने उसको किया, अपने ग्राहक को गुमराह किया और उससे पैसा कमा लिया। इन सब चीज़ से बचने के लिए हमने ये चीज़ बनाई है और ये एक्ट बना है। मैं यहीं पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। हर्ष मेहता स्कैम हुआ था जिसने शेयर मार्केट में घोटाले किए गए थे। बहुत सी कंपनियाँ होती हैं कि वो खुल जाती हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता। आप लोग अच्छी तरह जानते हो, बहुत छोटी छोटी कंपनियाँ आती हैं सेविंग्स के लिए, जिनका जो टारगेट होता है मीडियम फैमिली के लिए होता है, और वहाँ लोगों की इतनी जानकारी नहीं होती। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लॉ सब्जेक्ट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आप इसे अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी अगर वो आती है वो एक्ट 2013 को कंडीशन को पूरा करती है, और कोई भी कंपनी अगर फाइनेंस की आती है वो सेबी एक्ट 1966 को पूरा करती है। तो इसलिए फ्रेंड, आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो कोई भी कंपनी एकदम वहाँ पर लिस्टेड नहीं होती। उनको ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। उसमें एक डायरेक्टर भी चाहिए, सीईओ भी होना चाहिए, कंपनी की अपनी बैलेंस शीट हो, कंपनी किस में बिजनेस कर रही हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आगे की जो हमारी वीडियो होगी
उसमें आप आर्टिकल्स, शेयर कैपिटल्स क्या होते हैं, मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या होगा, कैसे कोई कंपनी खुलती है, ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे। नाउ फ्रेंड, यहीं पे मैं आप सबका थैंक यू करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको जो टॉपिक होगा वो आपका आगे होगा कि काइंड ऑफ कंपनी के कितने प्रकार होते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू। लास्ट में मैं सभी अपने व्यूवर्स को एक बार बताना चाहूँगा, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में जाके ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप हमारी फेसबुक पे ऐड हैं तो हमारे फेसबुक पेज जाके लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल का नहीं पता लगा तो फ्रेंड्स इसका आप हमारे ड्रीम टॉपर चैनल पे आके हमसे ऐड हो सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।